तो अपराधियों के सबसे बड़ा अड्डा या पनाहगार भोपाल के ईरानी डेरे पर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 150 पुलिसकर्मियों की रेड में 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। आखिर कैसे देश भर में आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अपराधी इस ईरानी डेरे में छुप जाते थे? आखिर अपराधियों को पनाह देने वाले इस डेरे पर पुलिस की कार्रवाई क्यों किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी? इस रिपोर्ट में देखिए। अपराधियों का किला नेस्तानाबूद। ईरानी डेरे पर सबसे बड़ी कार्रवाई। भोपाल पुलिस का एक्शन, अपराधियों को टेंशन। 150 पुलिसकर्मी, 40 वाहन और बड़ा ऑपरेशन। 32 अपराधियों पर कसा पुलिस का शिकंजा। एक ऐसा इलाका देश भर के ज्यादा अपराधियों का अड्डा बन गया था। बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधी यहाँ पनाह लेकर चैन की नींद सोते थे। यहाँ कार्रवाई करने से पुलिस भी 100 बार सोचती थी। भोपाल में इस जगह का नाम है ईरानी डेरा। लेकिन अब इसी ईरानी डेरा यानी अपराध के अड्डे पर भोपाल पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। शहर के कुख्यात ईरानी डेरे पर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम देकर अपराधियों के बीच खलबली मचा दी है। ईरानी डेरे पर पुलिस ने पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। इस मेगा ऑपरेशन में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल रहे और पूरे इलाके में एक साथ कॉम्बिंग गश्त की गई। ऑपरेशन में करीब 40 पुलिस वाहन शामिल थे, जिससे पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया। पुलिस की मौजूदगी इतनी भारी थी कि डेरे में मौजूद अपराधियों को भागने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस ने ईरानी डेरे से कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 22 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई इनामी बदमाश भी बताए जा रहे हैं। इस दौरान 165 वारंट भी तामील कराए गए थे। अभी हमने 150 के बल के साथ दबिश दिए। इसमें सातों थाने की पुलिस ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लगभग 150 का बल ईरानी डेरे में गया। ये ईरानी डेरा वही डेरा है जो अंतर्राज्यीय स्तर की घटनाएं कसता है और इसमें अन्य राज्यों की पुलिस लगातार इनको ढूंढ रही है। 22 पुरुषों को गिरफ्तार किया है और 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये आरोपी देश के अलग अलग राज्यों में लूटपाट और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद ईरानी डेरे में आकर छिप जाते थे। कई राज्यों की पुलिस पहले भी यहां तक पहुंची थी, लेकिन महिलाओं के विरोध और हंगामे की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती थी। में एक नौबहार करके एक महिला थी, वो भी पकड़ाई गई है, लेकिन उसका 353 में नाम था, लेकिन उस टाइम पे गांजे की कार्रवाई हो नहीं पाई है। लेकिन आगे जैसे हम दबिश करेंगे तो अगली बार गांजे पे भी बहुत कार्रवाई होगी और अवैध नशे के खिलाफ सब। छापेमारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से अमेरिकन करेंसी डॉलर, ईरानी करेंसी रियाल, 100 से ज्यादा मोबाइल फोन, 21 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। आरोपियों के पास से विदेशी करेंसी बरामद होने का साफ मतलब है कि इनका नेटवर्क सिर्फ एक राज्य या देश तक सीमित नहीं था, बल्कि इनके तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अलग अलग राज्यों की नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं, जिनका इस्तेमाल पहचान छिपाने के लिए किया जाता था। 20 दिसंबर 2025 को हबीबगंज में डॉक्टर से मोबाइल फोन लूटा गया था। बाइक सवार 2 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। भागते समय लुटेरों की बाइक आगे जाकर एक वाहन से टकरा गई थी, जिसके बाद दोनों बदमाश घायल हो गए थे। राहगीरों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। गिरफ्तार दोनों लुटेरे अली हसन और मोहम्मद अली थे। दोनों ईरानी डेरे में ही रहते थे। दोनों महंगे मोबाइल फोन लूटकर मुंबई भेजते थे, जहाँ से उन्हें दुबई पहुँचा दिया जाता था। इसमें हमको कुछ विदेशी मुद्राओं के नोट भी मिले हैं, जो 9 यूएस के डॉलर मिले हैं और एक ईरानी रियाल राशि 10,000 की मिली है। इसके अलावा ये डेरे के जो लोग हैं ये लगभग नकली सोने की गड़बड़ी करते हैं, ये मोबाइल स्नैचिंग करते हैं, चेन स्नैचिंग में सम्मिलित हैं। ऐसे कई चीज़ों में ये लोग सम्मिलित हैं, तो इसलिए इस पर विशेष रूप से कल कॉम्बिंग गश्त के साथ साथ इस पर भी एक दबिश प्लान की गई। आरोपी कई बार नकली पुलिस बनकर लोगों को लूटते थे। उनके पास से फर्जी न्यूज चैनल की आईडी और एक नकली पिस्टल भी बरामद हुई है, जिससे वो लोगों को डराकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को लंबे समय से चल रही शिकायतों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर अंजाम दिया। इस पूरे मामले पर भोपाल पुलिस दूसरे राज्यों से भी समन्वय बना रही है, ताकि इस गिरोह को पूरी तरह से नेस्तानाबूद किया जा सके। फर्जी पत्रकार होने संबंधित माइक और आईडी भी मिली है, क्योंकि अक्सर ये लोग नकली पुलिस बनकर या नकली पत्रकार बनके भी घूमते हैं, ऐसा इनका मोडस ऑपरेंडी है। उसके संबंध में ये आईडी भी मिली है और एक नकली पिस्टल भी मिली है। एक वाहनों की नंबर प्लेट भी मिली हैं कुछ हमको, जो संभवतः मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों की हैं। इनकी भी आगे तफ्तीश की जाएगी।
ईरानी डेरे के बदमाशों ने साल 2020 में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सागर में एक ज्वेलरी शॉप में खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर रेड की बात कही। दुकानदार को शक होने पर आरोपियों ने गन पॉइंट पर जेवरात से भरा बैग लूटा था। सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान रिजवान हुसैन, गुलाम उर्फ काकड़ी, तकबीर अली और खैबर अली के रूप में हुई थी। जांच में पता चला कि चारों भोपाल के ईरानी डेरे के निवासी हैं। चारों राजू गैंग के सदस्य हैं। इसके बाद खुरई पुलिस उनकी तलाश में भोपाल पहुंची। छोला और निशातपुरा पुलिस के साथ अमन कॉलोनी में तड़के दबिश दी। दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया, लेकिन बदमाशों को ले जाते समय ईरानी डेरे के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर मिर्च पाउडर फेंक दिए। फिर पुलिस कर्मियों पर पथराव होने लगा। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी। पत्थर लगने से 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार किए बिना ही भागना पड़ा था। रविवार को पुलिस ईरानी डेरे के प्रमुख राजू ईरानी को पकड़ने अमन कॉलोनी पहुंची थी। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ ईरानी डेरे में आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी। इसी वजह से पुलिस के आगे ईरानी डेरे के बदमाशों की एक न चल पाई। नहीं, बड़े अपराध है। लूट, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, ये बड़े ही अपराध है। इससे आमजन में असुरक्षा का भाव लगातार बना रहता है। ये बहुत ही बड़े अपराध हैं। 20-20 लाख, 50-50 लाख की चोरी करके कहीं से आ जाते हैं और ये खुली हवा में घूम रहे होते हैं। तो इन पे ये दबिश इसलिए प्लान की गई है कि इन पे अब दबदबा बना रहे। ईरानी डेरे पर यह इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ऐसे में हर किसी का मानना है कि इस कार्रवाई से न सिर्फ चोरी और लूट के गिरोह पर शिकंजा कसेगा, बल्कि आपराधिक वारदातों पर भी लगाम लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सागर में 2 मासूम बेटों के साथ एक मां के सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। मृतका महिला के परिजनों ने इस सामूहिक सुसाइड को पूरी प्लानिंग के तहत किया और ट्रिपल मर्डर बताया है। मृतक का भाई ने आरोप लगाते हुए उसके जीजा के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध की बात कही और इसी अवैध रिश्ते की आग में उसकी बहन और उसके 2 बच्चे स्वाहा हो गए। एक तरफ जहां बीते 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस के जश्न में डूबे हुए थे, वहीं सागर के मैनाई गांव में उसी रात एक सामूहिक हत्याकांड की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी, जहां एक महिला अपने 2 मासूम बेटों के साथ फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली थी। परिवार की बहू रचना और उसके 5 साल के बेटे ऋषभ और 2 साल के बेटे राम, तीनों की लाश फंदे से लटकी हुई मिली थी। घर वाले जब कमरे में दाखिल हुए तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर उनकी रूह कांप उठी। एक ही घर में 3-3 सुसाइड से परिवार में कोहराम मच गया। पूरे शहर में दिल दहला देने वाला ये सामूहिक सुसाइड कांड की खबर आग की तरह फैली। हर किसी के जहन में बस एक सवाल था, आखिर एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ अपनी जीवन लीला क्यों खत्म कर ली? इसके पीछे की क्या वजह है? वो कौन सी परेशानी थी जिसके कारण रचना को अपने बच्चों के साथ मौत को गले लगाना ज्यादा आसान लगा? अब 4 दिन बाद इस सामूहिक सुसाइड केस में एक और नया मोड़ आ गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर इसी सुसाइड कांड के चर्चे लोगों की जुबान पर है। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रजनी के भाई ने अपने जीजा राजेश लोधी पर बहन और उसके दोनों बच्चों की हत्या का आरोप लगाया है। रजनी के भाई के आरोपों के मुताबिक जीजा राजेश के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे। इस बात की भनक उसकी बहन को लग गई थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। विवाद में जीजा राजेश बहन के साथ गाली गलौज कर मारपीट करता था। पति की प्रताड़ना ही बहन और उसके 2 मासूम बेटों के मौत का कारण बनी। हमें संदेह है कि ससुराल पक्ष ने ही बहन और उनके 2 बेटों की हत्या की है। तीनों की हत्या कर उनके शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पूरी प्लानिंग के साथ ट्रिपल मर्डर को सुसाइड में बदल दिया गया। ये हमारी बहन है और घटनाक्रम जो हुआ है वो हम लोगों को तो लगता है कि सुसाइड नहीं है, वो हत्या की गई है मेरी बहन की। और पिछले 1.5 साल से घर में थोड़ा तनाव चल रहा था, जिसकी जानकारी हम लोगों को लगी। वो तनाव था उनके बड़े भाई की ख़त्म हो जाने के बाद। 1.5 साल पहले जो उनके बड़े भाई की मौत हुई तो उनकी भाभी से उनके अवैध संबंधों की मेरी बहन के माध्यम से घर में जैसी जानकारी लगी, तो हम लोगों ने कई बार उस पर समझाइश देने का प्रयास किया। रचना के परिजनों के मुताबिक जब वो घर पहुंचे तो रचना के ससुराल वालों ने तीनों के शव फांसी के फंदे से उतारकर जमीन पर रखे हुए थे। उन्होंने पुलिस के आने से पहले ही तीनों की लाश को नीचे उतार लिया था। घर में 2-4 बार बैठ के बात हुई
और अंत में वो बात संभाल नहीं पाई और अपने इस कुकर्म को छिपाने के लिए मेरी बहन की हत्या की गई है। हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं दी गई। हम लोग जब पहुँचे हैं तो बताया गया कि फांसी लगाई थी इसने और हम लोगों ने उतार दिया। तो ऐसा नहीं होता, हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि फांसी लगाई है। हम लोग का तो कहना है कि उन्होंने हत्या की है मेरी बहन की। राजेश सबसे छोटा है। बड़े भाई देवेंद्र लोधी का निधन करीब 1.5 साल पहले हो चुका है। उनकी पत्नी, एक बेटा, 3 बेटियां घर में रहती हैं। मंझले भाई ब्रजेश लोधी अपनी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी के साथ रहते हैं। मां प्रयाग रानी भी घर में रहती हैं। पिता